नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके अंतिम पेपर हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथियों वो देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आपको पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो साथियों आज ही होने वाला है 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर आपको इसमें से क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। और हाँ, इस पेपर को आपको पूरा देखना है, आपको तो देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर है वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय वो दिया जाएगा। टोटल पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलता है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और देखो आप सभी को एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन वो खाली नहीं छोड़ के आना, चाहे आपको चैप्टर से संबंधित कुछ भी लिखना पड़े, कोई भी क्वेश्चन को खाली है वो बिल्कुल भी मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों, और साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देते हुए भी चलना है ताकि आप सभी की तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड है वो लिखा करें ताकि आप सभी की कॉपी है वो सुंदर दिखे और आप सभी ब्लैक पेन का यूज है वो भी कर सकते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है खंड ए के अंदर। आपको पता है एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद की किस रचना से लिया गया है? तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रंगभूमि से लिया गया है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है साथियों कि निराला ने अपनी पुत्री की तुलना है वो किससे की है? तो बिल्कुल साथियों ये की है शकुंतला से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके बाद साथियों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं जानू निज नाथ सुबाऊ पंक्ति में निज नाथ शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये होगा साथियों राम के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके पश्चात बात करें चौथे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि संवंदिया कहानी के लेखक हैं? तो कौन हो जाएगा संवंदिया कहानी के लेखक? ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। अगर आप सभी से पूछे कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यासकार हैं तो वो जगह साथियों आंचलिक उपन्यासकार है। इसके बाद बात करें पांचवें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि मैं अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की किस विद्या में लिखा गया है? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों ये लिखा गया यात्रा वृत्तांत में। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके बाद बात करें छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है समाचार लेखन में ककारों की संख्या होती है? तो वो होती है साथियों 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके पश्चात आप सभी को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 7वां। ये क्या कहता है कि संवाददाताओं के बीच जब काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों बीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। और बीट की साथियों परिभाषा वो याद कर लीजिए, 2 नंबर के अंदर आपको देखने को भी मिल सकती है, बहुत बार देखने को भी मिली है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे दृश्य श्रव्य काव्य की संज्ञा वो दी गई है? तो वो दी गई है साथियों नाटक को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप सभी सही है वो बता देंगे। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है? तो वो होता है कथानक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 10वें क्वेश्चन। क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि बिस्कोर की माटी पाठ में किस गांव का चित्रण है वो किया गया है? तो वो किया गया है साथियों नंगातलाई गांव का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि लघु कथा शेर में शेर है वो किसका प्रतीक है? तो वो हो जाएगा साथियों व्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके बाद बात करें 12वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी है वो आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको उचित उत्तर में से आपको करनी है। यानी कि ये फिलिंग द बैलेंस वाली क्वेश्चन है। टोटल आपको 6 है वो देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि श्रृंगार रस में खालिस्तान गुण का
प्रयोग है वो होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे साथियों, यहाँ पर आप सभी भर देंगे माधुर्य, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी भर देंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपना, हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती है साथियों, 28 मात्राएं होते हैं। यहाँ पर आप सभी भर देंगे 28, ठीक है। इसके अंदर आप सभी को भरना 28। और देखो एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना लिखना जितना उत्तर पूछा है, ठीक है। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि पुष्प पराग से रंगकद भ्रमर गुंजारत है पंक्ति में खालिस्तान दोष है। तो कौन सा दोष हो जाएगा साथियों, अधिकवत्य दोष हो जाएगा, ये आपसे भी ध्यान में रखें। इसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि दौलत इंद्र समान बड़ी पे खुमान को नेक गुमान न आयो पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखें। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि रोला व उल्लाला छंद के योग से खालिस्तान छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है, वो बनता है साथियों छप्पे छंद। कौन सा छंद बनता है, छप्पे छंद बनता है। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि जहां अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाता है वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, इस प्रश्न का आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी जवाब है वो बताएंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, सभी कमेंट करके बताना। इसके पश्चात बात करते हैं, आपको देखने को मिलता है पता, आपको अपठित गद्यांश है वो देखने को मिलेगा। टोटल आपको 6 नंबर का देखने को मिलता है। तो आप सभी इसको है ना अच्छे प्रकार से पढ़ना 1 या 2 बार। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे, इनके जवाब देने का प्रयास है वो आपको करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे आप सभी देख सकते हैं। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलेगा एक और अपठित पद्यांश, जो कि आपको ये भी टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, इसको भी उसी प्रकार से पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे गए हैं ये इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है खंड ब, और खंड ब के अंदर साथियों प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हो आपको 40 शब्दों के अंदर देने का प्रयास है वो करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों की आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता होगा इनका जन्म कब होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जन्म कब होता है साथियों, तो जन्म होता है 1884 के अंदर। 1884 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, यूपी के साथियों बस्ती जिले के अगुना गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं इसकी रचना कौन कौन सी हो जाएगी, ऐसे आपको लिखना है। अगर आप इतना लिखते हैं तब भी आपको 2 में से 2 नंबर वो दिए जाएंगे, ठीक है। बात करें रचना हो जाएगी, एक तो चिंतामणि जिसके 4 खंड है, एक हो जाएगी रश्मिमांसा, एक हो जाएगी त्रिवेणी, एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये आप सभी ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद देखो अगला छठा क्वेश्चन पूछा है कि गणानंद का साहित्यिक परिचय आपको देना है। इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1673 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वो होता है। ये आप सभी ध्यान में रखिए। ये किस नाम की लड़की से प्रेम है वो करते थे, तो ये सुजान नाम की लड़की से प्रेम है वो करते थे। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए, 1 नंबर के अंदर आ सकता है फिलिंग MCQs के अंदर, ठीक है। और बात करें साथियों प्रेम और पीड़ा के प्रमुख कवि होने वाले हैं, स्वच्छंद काव्यधारा की ये कवि होने वाला है। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं, देखो सुजान नाम की लड़की से प्रेम किया था तो इसने कई रचनाएं कर दी थी सुजान के नाम से, जैसे कि साथियों बात करें सुजान सागर, सुजान हित, सुजान प्रबंधन, वीरलीला। तो ये आप सभी 3-4 रचना वो इनकी ध्यान में रखिए। बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु हो जाती है साथियों 1760 के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। ये अपना अलंकार से संबंधित है। क्या कहता है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखना आप सभी को। तो क्या होता है मानवीकरण अलंकार, तो वह अलंकार जिसमें साथियों निर्जीव वस्तुओं या पशु पक्षियों को मानव के गुण भाव या क्रियाएं प्रदान की जाती है, वहां साथियों कौन सा अलंकार होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये आप सभी लिखेंगे और इसका आप सभी को एक उदाहरण है वो देना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि संवंदिया की विशेषताएं लिखिए। आप सभी को पता होगा संवंदिया किसके द्वारा लिखा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी आपको विशेषता वो बतानी है। तो आप सभी को पता है साथियों जो संवंदिया है वो, एक तो संवंदिया किसी को भी संवाद है वो नहीं बताता है, जिसको बताने के लिए कहा गया है वो उसी को ही बताता है। तो एक पॉइंट तो आप सभी ये बता देंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा साथियों कि संवंदिया को संवाद है वो जिस सुर के अंदर गाया गया है वह उसी सुर के अंदर अगले को गाकर बताएगा जिसको बताना है वो, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा साथियों जो संवंदिया है वो अपना क्या बोलते हैं संवाद है वो किसी को नहीं बताता है, जिसको बताने के लिए कहा गया है वो उसी को ही बताएगा। तो ये 3-4 पॉइंट है वो आपको इसके अंदर बता सकते हैं विशेषताएं। अगले की बात करते हैं, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था।
ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है, एक तो मीराबेन ने देखा था, ठीक है, मीराबेन को देखा था। एक हो जाएगा साथियों राजेंद्र बाबू, एक हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, पृथ्वी सिंह आज़ाद है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। और ये अपना चैप्टर होने वाला गांधी नेहरू वाला, ठीक है, जिसके लेखक की बात करें विषम सानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से कि क्या कहता है कि फीचर क्या है, समझाइए। तो फीचर साथियों किसी घटना, विषय, स्थान के बारे में मनोरंजन और अपकर्ष ढंग से लिखा गया एक आलेख क्या कहलाता है, फीचर है वो कहलाता है। तो ये आप सभी साथियों ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, होने वाला देखने को भी मिल सकता है। इसके पश्चात बात करें अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखते हुए स्पष्ट है वो कीजिए। 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है साथियों ये क्वेश्चन, तो अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। पत्रकार साथियों 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पूर्णकालीन पत्रकार, एक अंशकालीन, एक फ्रीलांसर। फ्रीलांसर को साथियों स्वतंत्र पत्रकार भी बोलते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि स्वतंत्र पत्रकार है वो किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं फ्रीलांसर को। ये आप सभी ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद देखो आपको इनकी परिभाषा भी बतानी है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता के प्रमुख तत्वों का नामोल्लेख करते हुए कविता में बिंब विधान को आपको समझाना है। तो कविता के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, एक तो छंद, रस, अलंकार, भाषा, ठीक है, भाव, ये अभी आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन नय त्रिपित बेल से ही मधुर बोली त्रिवहीन सुनहल सुतरी पाथ परत न गेल। इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट है वो करना है। तो ये आप सभी साथियों बता सकते हैं, थोड़े बड़े वाले हैं। आगे देखो क्या कहता है कि आगे की कविता मैंने देखा एक बूंद का आपको मूल भाव है वो बताना है। और साथियों मैंने देखा एक बूंद और यह दीप अकेला किसके द्वारा लिखी गई है, आगे के द्वारा लिखी गई है। ये भी आप सभी ध्यान में है वो रख लीजिए, एग्जाम के आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके पश्चात पूछा कि सूरदास जमाधन से कौन कौन से कार्य वो करना चाहता था। तो आप सभी को पता है वो करना चाहता था, एक तो मिठवा की शादी करना चाहता था, एक करना चाहता था गया में पिंडदान करना चाहता था, तीसरा हो जाएगा साथियों गांव के अंदर कुआं बनवाना चाहता था। तो ये आप सभी इसके अंदर बता देंगे। अगला क्वेश्चन अपना 16वां की विश्वनाथ दूध कटका हो गए और पंक्ति का आशय स्पष्ट आप सभी को करना है। ये भी आपको 2 नंबर के अंदर पूछा गया है, तो आप सभी ये क्वेश्चन है वो बता सकते हैं। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलता है साथियों खंड स, और खंड स के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का और 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। और देखो इसके अंदर अथवा के अंदर भी आएगा, चाहो आप ये भी कर सकते हैं, चाहो आप ये भी, जो आपको पसंद आए, जो अच्छा लगे वही आपको करना है, ठीक है। ज्यादा उस जिसका उत्तर अच्छे प्रकार से आता है वही क्वेश्चन का आपको जवाब है वो देना है। ऐसा नहीं कि आपको आता ये है उत्तर आप ये रही हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके पश्चात देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है, कैसे दूसरा देवदास पाठ के आधार पर स्पष्ट है वो कीजिए। आप सभी को पता होगा जो अपना दूसरा देवदास चैप्टर है, इसके लेखिका की बात करें तो वो हो जाएगा ममता कालिया जी, ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके पश्चात बात करें कुटज क्या केवल जी रहा है, लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किस मानवीय कमजोरियों की टिप्पणी है वो की है। आप सभी को पता होगा जो कुटज अपना चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद देखो 18वां क्वेश्चन है कि विदय सचान भवे तन चाढ़ा का भावार्थ बताते हुए पोष माह में विरणी नायिका की मनोदशा का चित्रण वो आपको करना है। तो ये आप सभी कर सकते हैं। इसके पश्चात देखो 8वां का क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि भरत राम का प्रेम कविता के आधार पर राम की चरित्र की विशेषताओं को स्पष्ट है वो आपको करना है। चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हैं, चाहे आप ये भी कर सकते हैं। इसके पास देखो 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास की चरित्र की आपको विशेषताएं हैं वो बतानी है। चाहे आप ये भी कर सकते हैं, चाहे आप ये भी कर सकते हैं। लेखक ने वर्तमान समय कुखाऊ उजाड़ू सभ्यता वो क्यों कहा है। देखो वैसे तो इजी क्वेश्चन ये है, ये आप सभी ये है वो कर सकते हैं ऊपर वाला। आगे बात करते हैं, आगे आप सभी को देखने को मिलता है खंड हृदय, और खंड हृदय को आपको अंदर इसके अंदर 100% व्याख्या वो करनी होती है, जो कि टोटल आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। और देखो आप सभी को ना पता होना चाहिए कि इसके चैप्टर का नाम, ठीक है, सबसे पहले तो इसका चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, और इसके साथियों लेखक कौन होने वाले हैं, यानी कि राइटर हैं वो कौन होने वाले हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अभी भी आप सभी इनको अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए, 2-3 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको पढ़ना ध्यानपूर्वक, और इसके पश्चात आप सभी को पता है ये अपना चैप्टर होने वाला है। कौन सा चैप्टर होने वाला, बालक बचका। देखो आप सभी देख सकते हैं लड्डू मांगता है ये सब, ठीक है। तो बालक बचका अपना चैप्टर होने वाला है। बात करें साथियों इसके लेखक की, तो अपना गुलेरी जी है इसके लेखक होने वाले हैं।
तो ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके पश्चात बात करें, देखो ये देख औद्योगिकरण का हमारा ट्रेजेडी यह है पश्चिमी की तरफ देखा। देखो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये अपना जो चैप्टर है जहाँ कोई वापसी नहीं, और निर्मल जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलेगा एक आपको पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि अपने चैप्टर से ही लिया गया है। और ये देखो साथियों, आप सभी को पता है अपना जो चैप्टर है सरोज स्मृति उससे लिया गया है। बात करें इसके कवि की, तो कवि हो जाएगा कवि जैसे क्या बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप सभी वो ध्यान में रखें, लिखना होगा आप सभी को। सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ पर आपको सहप्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष है वो लिखना होता है। इसी प्रकार से आप सभी करेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है साथियों, देखो इसको भी आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और देखो कई जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सहप्रसंग व्याख्या करनी होती है जो पद्य की, उसके अंदर आप सभी को ये पढ़ना है ध्यानपूर्वक। और उसके अंदर आपको लेखक हो या कवि का नाम हो कई बार देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो गणानंद, ठीक है, सुजान, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गणानंद से लिया गया है। और साथियों गणानंद के क्या अपने सिलेबस के अंदर कविता हैं, इस प्रकार से आप सभी इसको देख सकते हैं। नीचे देखा करो, कई बार तुलसीदास के यहाँ पर नाम लिखा होता है, तब पता चल जाता है कि तुलसीदास का ये। नीचे आप सभी को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है 2-3 बार, ठीक है, न समझ में आए तो भी, फिर ही आप सभी को करना है। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलता है साथियों आपको एक निबंध, जो कि 400 शब्दों के अंदर आपको करना है। और यहाँ पर देखो पहला निबंध है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, दूसरा निबंध है साथियों वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नई शिक्षा नीति, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती, और चौथा अपना सोशल मीडिया का प्रभाव। तो इन चारों में से आपको एक निबंध है वो करना है जो आपको अच्छा लगे, जिसके अंदर आप सभी 3.5 पेज है वो भर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों ये पेपर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है जो क्वेश्चन मैं आपको पूछा हूँ फिलिंग द बैलेंस का 6ठा क्वेश्चन, ठीक है, उसका जवाब मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। आप सभी आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य का, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी कि BSER ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था। आज की वीडियो के अंदर हम इसका फुल सॉल्यूशन वो करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो BSER अपना मॉडल पेपर जारी करता है उसमें से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए साथियों जाते जाते इसका भी सॉल्यूशन वो कर लेते हैं। और आप सभी को पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो कल होने वाला है, यानी कि 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। वीडियो को आप सभी को पूरा है वो देखना है। तो आप सभी देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये होने वाला है। और ये होने वाला साथियों मॉडल पेपर, यानी कि जो आपका कल पेपर आएगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम टू सेम पेपर है वो होने वाला है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल साथियों आप सभी को 80 नंबर का पेपर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है। और एग्जाम के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो खाली नहीं छोड़ के आना है, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन आए या नहीं आए उस अध्याय से संबंधित लिख दीजिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को खाली है वो नहीं छोड़ना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आप सभी को पता है खंड अ है वो देखने को मिलता है। और जब भी साथियों अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो अपना खंड है वो जरूर लिखा करें, ताकि आप सभी की कॉपी है वो सुंदर दिखे और आप सभी ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं। अब की बात खंड ए के अंदर आपको 15 MCQs के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल के ऊपर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है, ताकि आप सभी की तैयारी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रंगभूमि आप सभी यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का कार्य है वो किस व्यक्ति ने किया था। तो वो किया था साथियों भैरव ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। और इसको साथियों उकसाने का काम किसने किया था, तो वो किया था जगदर ने, तब आपको ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बताना होगा। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो सूरदास की झोपड़ी अपना चैप्टर है इसके लेखक का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है, आप सभी ध्यान में रखना। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि बिस्कोर की माटी पाठ में बशीण शब्द का संबंध है वो किस पुष्प से है, यानी कि कौन से फूल से संबंधित है बशीण। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमल, आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं 56 का काल है वो किस वर्ष पड़ा था, तो वो पड़ता साथियों 1899 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे।
इसके बाद बात करें पांचवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था, तो वो बनाया जा रहा था साथियों नर्मदा के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। बनारस कविता में किस ऋतु का वर्णन है, तो वो हो जाएगा बसंत ऋतु का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब से भी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों सातवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि ए बरबाजी बिलो की रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि बाजी का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है, तो बिल्कुल साथियों घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब से भी बताएंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलता है आठवां क्वेश्चन, क्या कहता है कि जायसी के 12 मासा का प्रारंभ वो किस मास में होता है, तो वो होता है साथियों मार्गशीर्ष के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। ध्यान में रखना 12 मासा किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके बाद बात करते हैं दूसरा देवदास कहानी में किस शहर का वर्णन है, तो वो जगह साथियों हरिद्वार का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि संवंध्या पाठ किस विद्या से संबंधित है, तो वो हो जाएगा कहानी से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। अब ये भी ध्यान में रखना कि संवंध्या कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रेमगन की छा स्मृति में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ है वो बताया गया है, तो वो बताया गया है साथियों लक्ष्मीपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। प्रेमगन की छा स्मृति चैप्टर के लेखक की बात करें तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद बात करें साथियों 12वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि समाचार लेखन में ककार की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग है वो कब प्रारंभ हुआ था, ये आप सभी को बताना है, तो बिल्कुल साथियों 1900 सदी के मध्य में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं 14वां क्वेश्चन की, क्या कहता है कि संवाददाताओं में कार्य विभाजन का क्षेत्र वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखना साथियों बीट कहलाता है। इसके बाद बात करें बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवाददाता। आगे बात करते हैं, आगे आप सभी को पता है फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलता है। टोटल आपको 6 देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि खालिस्तान काव्य गुण में कठोर वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, तो किसके अंदर होता है साथियों, तो ये होता है ओज गुण के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप सभी बढ़ेंगे ओज, ये आप सभी ध्यान में रखना। अब देखो एग्जाम के अंदर यही लिखना है, बस आप सभी को ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद बात करें, क्या कहता है, देखो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए काव्य पंक्ति में खालिस्तान गुण है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पर, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप सभी करेंगे माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कुंडलिया एक खालिस्तान मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सभी विषम। ठीक है, क्या बताएंगे, विषम यहाँ पर आप सभी भर देंगे। और आप सभी को पता होगा जो कुंडलिया छंद है वो दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है। इसके बाद बात करें हरिगीति का छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं साथियों, 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। मात्राएं कितनी होती है साथियों, तो 28 मात्राएं होती है, ये भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखो क्या कहता है कि खालिस्तान अलंकार के कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है वो किया जाता है, तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे 5वें के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बताएंगे विभावना अलंकार। क्या बताएंगे, विभावना अलंकार यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद 5वें क्वेश्चन की बात करें कि जहां उपमान की उपेक्षा उपमेय में गुणों को अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है वहां खालिस्तान अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है साथियों, वहां पर प्रतीप अलंकार। प्रतीप यहाँ पर आप सभी भर देंगे। यहाँ पर देखो 6 आपको फिलिंग द बैलेंस क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद आपको एक 6 नंबर का देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश, जो कि आपको बुक से नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको कहीं से भी देखने को मिल सकता है। तो इस गद्यांश को आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके बाद बात करते हैं एक 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा पद्यांश, जो कि ये भी आपका अपठित पद्यांश होगा और ये भी टोटल आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप सभी को ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके बाद साथियों आप सभी को देखने को मिलता है खंड ब, और खंड ब के अंदर आपको देखो 5 से लेकर 15 तक के प्रत्येक क्वेश्चन आपको 40 शब्दों के अंदर इनका उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कुटज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कुटज अपना निबंध होने वाला है वो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कुटज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है, तो इसका राइट जवाब से बताएंगे कि कुटज साथियों हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो
हमें घबराना नहीं चाहिए और हर मुसीबत का सामना करते हुए जीवन के अंदर आगे है वो बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, यही हमें इससे शिक्षा है वो मिलती है। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि साझा लघु कथा की मूल संवेदना लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, जो साझा लघु कथा है वो पूंजीपति लोगों पर व्यंग्य है वो किया गया है। इसमें साथियों जो पूंजीपति लोग होते हैं वो किसानों का शोषण है वो करते हैं, यही आपको लिखना है। इसके बाद बात करते हैं बसंत आया कविता का मूल भाव स्पष्ट है वो करना है। तो बसंत आया कविता साथियों इसका मूल भाव यही है कि जो आज का मनुष्य है वर्तमान समय के अंदर वो प्रकृति के साथ संबंध है उसका टूट रहे हैं, और वो साथियों उसको ये भी नहीं पता चल रहा कि वर्तमान समय के अंदर कि कौन सी ऋतु आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, वो कैलेंडर के अभाव से चल रहा है। यानी कि कैलेंडर को देखता है और कैलेंडर से उसको पता चलता है कि इस टाइम पर कौन सी ऋतु चल रही है कौन सी नहीं चल रही है। तो यानी कि प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास है वो किया गया है बसंत आया कविता के अंदर। आगे बात करते हैं आठवें क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि पुलकी शरीर सभा भरे डाढ़े नीरज नयन ने जल बाढ़े प्रस्तुत पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट है वो करना है। तो ये आप सभी को पता है ये तुलसीदास के पदावली से लिया गया है, ये आप सभी ध्यान में रखें। ठीक है, और यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे साथियों, यहाँ पर हो जाएगा मुनि वशिष्ठ के जो निर्देशन पर साथियों भरत है वो अपनी बात कहने के लिए चित्रकूट की सभा में खड़े हुए थे, तो उनका शरीर है वो रोमांचित होने लगता है और नेत्रों से प्रेम के आंसू है वो बहने लगते हैं, ये आप सभी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि सूरदास का घर जल जाने पर भी उसने क्या सकारात्मक संदेश है वो दिया है। तो आप सभी को पता है जो सूरदास की झोपड़ी है वो जल जाती है, उसके बाद भी सूरदास क्या करता है अपने बदले की भावना वो नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि हम अगली बार फिर से नया घर है वो बनाएंगे। और हमें भी साथियों इससे यही सीखना चाहिए कि हमें बदला न लेकर आगे की ओर नया काम की शुरुआत है वो करनी चाहिए और बदला है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये आप सभी इसके अंदर वो बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन कहता है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के अंतर्गत कौन सी समस्या का वर्णन है वो किया गया है। तो आप सभी को पता है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू जो सभ्यता है वो पर्यावरण के अत्यधिक दोहन और उद्योगों की स्थापना के कारण आज का हमारा जो पर्यावरण है उसका संतुलन है वो बिगड़ रहा है, इसी के ऊपर इसके वर्णन है वो की गई है। यानी कि यही समस्या इस चैप्टर की होने वाली है। इसके बाद बात करें 11वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि माधुर्य गुण एवं ओज गुण में एक अंतर आपको स्पष्ट है वो करना है। तो देखो जब किसी व्यक्ति को कोई भी पंक्ति या वाक्य सुनने से उसका चित्त द्रवित हो जाए अर्थात आनंद का अभाव हो, वहां पर क्या होता है माधुर्य गुण होता है। साथियों को क्या गुण होता है माधुर्य गुण होता है। और जिस रचना के साथियों पढ़ने से हमें क्या होता है मन को उत्साह बढ़ने लगे उसको बोलते हैं ओज गुण। तो ये आप सभी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि फीचर की दो विशेषताएं बताइए। तो फीचर की दो विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी। फीचर किसी घटना या विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, एक तो ये लिख देंगे, और दूसरी हो जाएगी फीचर शैली का इस्तेमाल है वो नरम व मानवीय समाचार लिखने के लिए किया जाता है। तो ये आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें संवाददाता एवं विशेष संवाददाता में क्या अंतर होता है, तो ये आप सभी को बताना है। तो देखो संवाददाता वो होता है साथियों जो जानकारी देता है और समाचार पत्र है वो लिखता है, और जो विशेष संवाददाता होता है वो क्या करता है एक विशेष क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है, और यानी कि पूरी खोजबीन के साथ है वो अपनी जानकारी देने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं विशेष संवाददाता। तो ये इसके अंदर आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद 14वें क्वेश्चन की बात करें कि कहानी लेखन के चरण स्पष्ट है वो कीजिए। तो कहानी लेखन के साथियों 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं। पहला चरण होता है साथियों कथानक, ठीक है, पहला चरण होता है साथियों कथानक, दूसरा होता है साथियों देशमाला वातावरण, और तीसरा होता है चित्रण, और चौथा होता है संवाद, और पांचवा होता है भाषा शैली। तो ये आप सभी ध्यान में रखें कितने चरण होते हैं 5 चरण होते हैं कहानी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद का या ममता कालिया का आपको साहित्यिक परिचय है वो देना है। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। इनमें से आप ये भी कर सकते हैं चाहे आप ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक वो आपको करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के जन्म की। तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो था साथियों जनवरी 1889 के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होता है साथियों काशी के अंदर होता है, ये भी आप सभी को पता है वो होना चाहिए। बात करते हैं इसकी रचनाएं की। रचना कौन कौन सी हो जाएगी। तो रचना हो जाएगी साथियों एक तो आंसू हो जाएगी, एक लहर हो जाएगी, एक तितली हो जाएगी, एक आंधी हो जाएगी।
तो ये आप सभी इसकी रचनाएं हैं वो याद रखें। बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु हो जाती है 1937 के अंदर। 1937 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। तो ये आप सभी ध्यान में रखें। और छायावाद के प्रमुख कवि ये होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं ममता कालिया की। तो ममता कालिया का जन्म कब होता है ये आप सभी बताएंगे। तो ममता कालिया का जन्म होता है 1940 के अंदर। कहाँ पर होता है साथियों, यूपी के अंदर होता है, यूपी के मथुरा के अंदर होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। बात करें इसकी रचनाएं की, तो रचना कौन कौन सी हो जाएगी, रचना हो जाएगी साथियों एक पत्नी के नोस्ट, ठीक है, और एक हो जाएगा बेघर, और एक हो जाएगा प्रेम कहानी। ये आप सभी ध्यान में रखें। बात करें इसके कौन कौन से पुरस्कार वो मिले हैं, तो पुरस्कार की बात करें तो साहित्य भूषण और कहानी समाज सम्मान और रचना पुरस्कार, ये आप सभी ध्यान में रख लेंगे। आगे बात करते हैं। देखो अगला खंड 6 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, और 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यह दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप में समझाओ। 3 नंबर का देखने को मिला है। चाहो आप ये कर सकते हैं, चाहो आप ये भी कर सकते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव है वो लिखना है, यानी कि एक रूप आपको बताना है छोटे शब्दों के अंदर। इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। और कार्नेलिया का गीत किसका है, ये हो जाएगा साथियों अपना जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद बात करते हैं दूसरा देवदास कहानी में वर्णित प्रेम की तुलना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। दूसरा देवदास की रचना के रचनाकार की बात करें तो वो हो जाएगा ममता कालिया जी। संध्या कहानी के दोनों पात्रों हरगोविंद एवं बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण की व्याख्या वो आपको करनी है। संध्या कहानी के लेखक की बात करें तो वो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। आप सभी ये भी ध्यान में रखना। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिस्कोर की माटी में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन किन किन उपमाओं के में किया है, वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है बिस्कोर की माटी के लेखक का नाम हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अनुसार सूरदास का चरित्र चित्रण है वो आपको बताना है। इसके बाद देखो साथियों आपको देखने को मिलता है खंड द, और खंड द के अंदर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सहप्रसंग व्याख्या वो करनी है। यानी कि इसको आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि या लेखक का क्या नाम है। आप सभी को पता है ये लिया गया है कुटज से, ठीक है, कुटज से लिया गया है। और इसके बाद करें लेखक के नाम की तो वो हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। सबसे पहले आप लिखेंगे सहप्रसंग, इसके बाद लिखनी होती है व्याख्या, इसके बाद लिखना होता है विशेष, ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। इसके बाद ये देखो अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा आप सभी को। ये देखो हरगोविंद से संबंधित है, यानी कि जो अपनी संध्या कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, तो ये हो सकता है। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं 20वां क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको सहप्रसंग व्याख्या से। यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर साथियों बारहमासा की बात हो रही है, ठीक है, बारहमासा की यहाँ पर बात हो रही है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखो तोड़ो कविता, तोड़ो कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये रघुवीर साई के द्वारा लिखी गई है। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद देखो अंतिम क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा निबंध का, जो कि आपको 400 शब्दों के अंदर लिखना होता है। और देखो पहला है कि राजस्थान के लोक जीवन, दूसरा है मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, समाज एवं नारी सशक्तिकरण, और चौथा है पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्य। तो आपको इन चारों में से कोई सा भी निबंध है वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। 3.5 पेजों के अंदर आपको करना होता है। आशा करता हूं आप सभी को ये पेपर है वो अच्छा लगा होगा। आपको कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपने सही किए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके अंतिम पेपर हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी वो देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है वो होने वाला है। और आपको पता होगा साथियों साहित्य का पेपर है वो आज होने वाला है 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर आपको इसमें से भी क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं अगर साथी आप सभी वीडियो को पूरा देखकर जाते हैं तो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता अपना रोल नंबर है वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय वो दिया जाता है। और पेपर साथियों आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलते हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य जो निर्देश होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इन सभी को आपको ध्यान रख पढ़ना है और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को साथियों लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो अपना सेक्शन है वो लिखा करें ताकि आप सभी की कॉपी वो सुंदर दिखे।
खंड ए के अंदर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देते हुए भी चलना है ताकि आप सभी की तैयारी है वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं पूछा है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे। यानी कि साथियों जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद थे वो अपने कार्य खुद है वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। अगर साथियों आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर पूछा जाए कि प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, तो वो आप सभी बता देंगे कि वे खानदानी रईस थे, वे नागरी भाषा के कट्टर समर्थक थे, और तीसरा आप सभी बता देंगे कि वे कवि हृदय के साथ बोलने में वक्र थे। ये 3 पॉइंट आप सभी बता सकते हैं अगर आपको देखने को मिलेगी प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि शेर लघु कथा किसका प्रतीक है, तो वो जगह साथी व्यवस्था का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके पश्चात बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि राम को वापस लाने के लिए भरत वो कहाँ पर गए थे, तो वो गए थे साथियों चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर सी है वहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद करते हैं साथियों, क्या कहता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तो वो बता देंगे साथियों आप सभी ऑप्शन नंबर ए यानी कि निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता देंगे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पश्चात बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि ततैया का डंक किस फूल के सूंघने से झड़ जाता है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेर का फूल आप सभी बता देंगे। इसके बाद करते हैं साथियों, क्या कहता है 6वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि किसने कहा था यह कैसे लगी सूर्य और चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आप सभी बता देंगे, यानी कि यह वाक्य बजरंगी ने कहे थे सूरदास को। इसके पश्चात बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने से आदमी घोड़े की तरह हिनहिनार कर मर जाता है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोर कड़ाई सांप से भी राइट है वो बता देंगे। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि लेखक प्रभास जोशी नदी को क्या मानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर माता मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप सभी बता देंगे। अगला क्वेश्चन अपना उल्टा पिरामिड शैली के भाग है, तो इंट्रो बॉडी समापन, इंट्रो को साथियों मुखड़ो बोला जाता है, ये आप सभी ध्यान में रखें, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आप सभी राइट है वो कर देंगे। और नाम साथियों जरूर ध्यान में रखें, 2 नंबर के अंदर देखने को मिल सकता है, बहुत बार साथियों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को भी मिला है। इसके पश्चात बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि हिंदी की वेब पत्रकारिता की बड़ी समस्या है, ये साथियों इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का राइट जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है 11वां क्वेश्चन की, नाटक में 3 अंक होते हैं, हर एक की अवधि कम से कम होती है, तो कितनी होती है साथियों 48 मिनट होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप सभी राइट है वो बताएंगे। इसके पश्चात बात करते हैं कहानी और नाटक दोनों में ही मूल तत्व होते हैं, तो सभी होते हैं साथियों पात्र, द्वंद्व और संवाद, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो राइट जवाब हो जाएगा। इसके पश्चात बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है आपको देखो फिलिंग द बैलेंस की पूर्ति है वो आपको करनी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि काव्य में गंवारू शब्दों का प्रयोग कारण खालिस्तान दोष है वो माना जाता है, तो कौन सा दोष हो जाएगा, ग्रामर तत्व दोष आप सभी यहाँ पर भर देंगे। इसके पश्चात बात करें गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती हैं साथियों 26 मात्राएं होती हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। 14 और 12 की ऊपर यति है वो लगती है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप सभी। इसके पश्चात आप सभी को पता है अपना तीसरा क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है वीर रस से प्रधान रचना में खालिस्तान गुण होता है, तो कौन सा गुण हो जाएगा, ओज गुण यहाँ पर आप सभी बनेंगे। इसके पश्चात देखने को मिलता है अपना चौथा क्वेश्चन, क्या कहता है कि सवैया खालिस्तान छंद है, तो वर्णिक छंद हो जाएगा साथियों, कौन सा छंद हो जाएगा, वर्णिक छंद है सवैया। इसके पश्चात अगला है कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हुआ खालिस्तान अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। इसके पश्चात आप सभी को पता है छठा क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो कौन से तत्व आवश्यक है, तो वो जगह अलंकार आवश्यक है, तो यहाँ पर आप सभी बढ़ेंगे अलंकार। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलेगा एक अपठित गद्यांश, इसको आपको ध्यान तक वो पढ़ना है, और साथ में आपको इनके जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है, और इसको साथियों 1 या 2 बार आपको पढ़ना है अच्छे प्रकार से। इसके पश्चात ही आपको इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है, जो कि आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है एक अपठित पद्यांश, जो कि आपको ये भी टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा, और इसको भी उसी प्रकार से इसको ध्यान रखकर वो पढ़ना है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखने को मिलता है साथियों आपको खंड ब। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की, और आप सभी साथी देख सकते हैं पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का, और आप सभी को पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो कल होने वाला है, यानी कि 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है
वो कर लीजिए साथियों। एग्जाम के अंदर 100% इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखकर जाते तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है रोल नंबर वो लिखना होता है। इसके बाद बात करें, आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। टोटल पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश देखने को मिलते हैं। और देखो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप सभी खाली है वो नहीं छोड़ेंगे, संपूर्ण क्वेश्चन है वो आप सभी को पेपर के अंदर करके आने हैं, चाहे आपको आए या नहीं आए। चैप्टर से संबंधित कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको खाली है वो नहीं छोड़ के आना है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों, और साथ में साथियों ये जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं इनके जवाब देने का प्रयास भी करना है, ताकि आप सभी की तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो लिखा करें, ताकि आप सभी की कॉपी वो सुंदर दिखे और आप सभी ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें साथियों पहले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि जयश्री द्वारा रचित 12 मासा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो वो लिया गया साथियों पद्मावत से। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। और ये ध्यान में रखना साथियों 12 मासा है वो किसकी रचना होने वाली है, जयश्री द्वारा रचित है, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद बात करें साथियों तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि प्रेमगन की छाया स्मृति किस तरह की रचना है, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्मरणात्मक निबंध आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भीष्म सानी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलराज आप सभी को बताना है। इसके बाद बात करें सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश होने वाला है। तो वो हो जाएगा साथियों रंगभूमि। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि विश्वकोश की माटी पाठ के लेखक हैं। तो वो हो जाएगा साथियों विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब सभी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है निथरी शब्द का अर्थ है। तो वो हो जाएगा चमकीली। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें आठवें क्वेश्चन की, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ है वो किस अखबार से लिया गया है। तो वो लिया गया साथियों जनसत्ता से। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है साथियों अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से, क्या कहता है कि कविता का जन्म किस रूप में हुआ है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप राइट जवाब बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाचिक। और वाचिक को साथियों क्या बोलते हैं, मौखिक भी बोलते हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। वाचिक के स्थान पर आप सभी को मौखिक भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि साहित्य की सभी विद्याओं में नाटक के सबसे ज्यादा निकट है वो कौन सी रचना होने वाली है। तो बिल्कुल साथियों कहानी आप सभी बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उल्टा पिरामिड शैली निम्न में से किस सृजनात्मक लेखन में उपयोगी है। तो बिल्कुल समाचार के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें 12वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य और सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन है वो की जाती है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आप सभी बता देंगे। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा साथियों फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जो कि आपको टोटल है वो 6 देखने को मिलेंगे और प्रत्येक 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि गुण खालिस्तान रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आप सभी को भरना होगा साथियों रस। ठीक है, क्या भरेंगे, रस यहाँ पर आप सभी बता देंगे। और देखो ये आपको लिखने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम के अंदर टाइम की बहुत ज्यादा कीमत होती है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले तत्व है खालिस्तान कहलाते हैं। कौन से तत्व हो जाएंगे, तो काव्य दोष आप सभी यहाँ पर बता देंगे, काव्य दोष आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गणों की संख्या खालिस्तान होती है। तो कितनी होती है साथियों गणों की संख्या, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल 3 होती है साथियों, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। और कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, एक तो माधुर्य, ओज और एक प्रसाद गुण, ये आप सभी ध्यान में रखें। अगला साथियों हरिगीति का मात्रिक खालिस्तान छंद है। तो सम यहाँ पर आप सभी बता देंगे। कई बार साथियों पीछे सम देखने को मिलता है, कई बार आगे सम देखने को मिलता है, तो किसी प्रकार से आपको देखने को भी मिल सकता है। 5वां क्वेश्चन देखो कि जहां एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए खालिस्तान अलंकार कहलाता है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, दृष्टांत अलंकार यहाँ पर आप सभी लिखेंगे। इसके बाद बात करें अगला 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जहां उपमेय में उपमान की तुलना में एक बात ज्यादा हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये आप सभी इसके अंदर भर देंगे।
इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश, जो कि आपको टोटल है वो 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसको आप सभी को ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको उत्तर वो बताने का प्रयास है वो करना है। ये क्वेश्चन आप सभी के समक्ष और वो पढ़ना है साथियों। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अपठित पद्यांश और ये भी आपको टोटल है वो 6 नंबर का देखने को मिलता है। इसके बाद देखो इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप सभी को बताने का प्रयास करना है और ये क्वेश्चन साथियों यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करता हूं मैं खंड ब की। तो साथियों खंड ब के अंदर आप सभी को पता है 40 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है, यह कथन किसने किसके संदर्भ में और क्यों कहा है, ये आप सभी को बताना है। तो ये कथन हो जाएंगे साथियों बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को कहा गया है, ये आप सभी यहाँ पर बता देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि पहचान कहानी के आधार पर बताइए कि राजा को किस प्रकार की प्रजा वो पसंद आती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है राजा को साथियों प्रजा पसंद आती है। एक तो अंधी होनी चाहिए, अंधी, बहरी, एक हो जाएगी साथियों गूंगी। तो ये आप सभी ध्यान में रखना, 2022 की बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। इसके बाद बात करें साथियों 7वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति का निहित स्पष्ट है वो आपको बताना है, यानी कि इसका अर्थ है वो क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है ये अपना पहला चैप्टर जयशंकर प्रसाद से लिया गया है और कार्नेलिया का गीत यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर इसका राइट जवाब बताएंगे कि सिंधु नदी के किनारे बैठी कार्नेलिया कहती है कि हमारा भारत देश कितनी मधुरता से भरा हुआ है, इसमें साथियों सूर्य की लालिमा फैली हुई है और प्रातः काल का वर्णन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न त्रिपत भेल, इस पंक्ति का आशय वो स्पष्ट करना है। क्या करना है साथियों, आशय स्पष्ट करना है। तो ये साथियों ये पंक्ति होने वाली विद्यापति की, और विद्यापति कहते हैं कि जन्म से लेकर अब तक मैंने उस रूप या व्यक्ति लेकिन मेरी आंखें वो अभी तक संतुष्ट है वो नहीं हुई है। नयन का मतलब होता है साथियों आंख, और क्या होता है इसके बाद बात करें त्रिपति का मतलब होता है संतुष्टि, और बात करें निहारल का मतलब होता है देखा। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ये हो जाएगा साथियों अपना सूरदास की झोपड़ी चैप्टर, और यहाँ पर राइट जवाब आप सही बताएंगे। लेखक प्रेमचंद ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि धन साथियों समाज में एक शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। एक अंधे भिखारी सूरदास के पास अधिक धन होने पर उसका समाज के अंदर क्या हो सकता है, अपमानजनक हो सकता है और झूठा साबित किया जा सकता है। ठीक है, और सूरदास की साथियों इसी वजह से वह किसी को अपने धन के बारे में नहीं बताना चाहता। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिस्कोर की माटी पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है बिस्कोर की माटी जो अपना चैप्टर होने वाला है ये साथियों गांव के जीवन को अपने परिवेश के साथ जोड़ने का बात है वो करता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, और आप सभी को पता है इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर गांव की बात है वो की जाती है। गांव के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या वस्तुएं होती हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बात करें साथियों अगला क्वेश्चन अपना 11वां क्या कहता है कि प्रतीक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो इसके साथियों हो जाएगा देखो उपमान का उपमेय के रूप में या उपमान का हीनत्व वर्णन करने पर प्रतीक अलंकार होता है, और ये साथियों किसका होता है, उपमा अलंकार का साथियों ठीक विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। ये भी फिलिंग द बैलेंस के अंदर कई बार देखने को मिला है। आगे बात करते हैं। देखो अगला साथियों निर्मल जी का आपको साहित्य परिचय बताना है। तो इनका जन्म कब होता है ये आप सभी बताएंगे मुझे। तो जन्म होता है साथियों 1929 के अंदर। कब होता है, 1929 के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, तो रचनाएं हो जाएगी साथियों पहली तो हो जाएगी पिछली गर्मियों में, पिछली गर्मियों में। ठीक है, पिछली गर्मियों में। एक हो जाएगा साथियों कव्य और काला पानी, बीच बहस में, वे दिन हो जाएगा। ठीक है, वे दिन हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा साथियों जलती झाड़ी। और देखो कव्य और जो काला पानी है ना, इसके ऊपर इनको साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी दिया गया था। एक सेकंड यार, क्या हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। ये भी आप सभी ध्यान में रखे। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है, देखो अगला है साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको साहित्य परिचय बताना है। तो सूर्यकांत का जन्म कब होता है साथियों ये आप सभी को बताना है। 1898 के अंदर होता है, और कहाँ पर होता है, बंगाल के साथियों मेदिनीपुर जिले के अंदर महिसादल गांव के अंदर होता है। और बात करें इनकी रचनाएं की, तो रचनाएं हो जाएगी साथियों नए पत्ते। ठीक है, नए पत्ते, अणिमा हो जाएगी साथियों, एक अणिमा हो जाएगी, अर्चना हो जाएगी। ठीक है, बेला हो जाएगी, गीतिका हो जाएगी, आराधना हो जाएगी। ये आप सभी ध्यान में रखना है।
बात करें इसकी मृत्यु कब होती है 1961 के अंदर हो जाती है। और मुक्त छंद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है, मुक्त छंद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं, ध्यान में रखना साथियों। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि फीचर लेखन और समाचार लेखन में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप सभी को पता है साथियों कि जो समाचार लेखन है वो पाठकों को किसी विषय पर जानकारी देना होता है, जबकि फीचर होता है वो साथियों विस्तृत विश्लेषण व्यक्ति के अनुभव तथा किसी घटना के ऊपर लिखा जाता है। तो ये आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कविता की आंतरिक लय है वो किससे कहा गया है और क्यों, ठीक है, ये आप सभी कर लेना। इसके बाद देखो पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है। तो बात करें साथियों पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सूचना प्रदान करना होता है, जबकि साथियों इसमें क्या होते हैं, तथ्यों की प्रधानता होती है। और इसके अंदर साथियों बात करें सृजनात्मक लेखन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर साथियों कल्पना एवं सौंदर्य का प्रदान होता है। तो ये आप सभी बता देंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा कि आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर साथियों 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इस पेपर में से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी पूरा वीडियो देखकर जाते हैं तो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन वो आपको इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है रोल नंबर वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल आपको 80 नंबर का पेपर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है। और आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, सभी क्वेश्चन आप सभी को करके आने, चाहे आपको आए या नहीं आए, या आप कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है वो कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को कोई खाली है वो नहीं छोड़ेगा। अब आप सभी से एक बात करना चाहता हूं कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और आप सभी को बता दूं साथियों ये पेपर होने वाला है जो मिशन एंड्रॉइड के तहत जो बुकलेट प्रदान की जाती है उसका दूसरा मॉडल पेपर आज की वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं। और साथियों ये आपका 2025 का पेपर आने वाला 5 अप्रैल का, उसी पेपर के अकॉर्डिंग ये पेपर है वो बनाया गया है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखना है और साथ में आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास भी करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है पेपर के अंदर आपको खंड अ है वो देखने को मिलेगा। तो साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखा करें ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे। और आप सभी को पता है खंड अ के अंदर आपको MCQs के आपके बाद 15 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब बताने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि सूरदास की झोपड़ी कहानी का मुख्य पात्र है वो कौन है। तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरदास ही हो जाएगा, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी का मुख्य पात्र कौन है तो वो हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अब आप सभी को ये क्वेश्चन का जवाब भी पता होना चाहिए कि सूरदास की झोपड़ी जो अपना चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया है साथियों प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। ये भी आप सभी ध्यान में रखें क्योंकि आप सभी को पता है चैप्टर के कवि का नाम भी एग्जाम के अंदर कई बार देखने को मिलता है, कवि का हो या लेखक का देखने को मिल जाता है कई बार। दूसरे क्वेश्चन की बात करें भेदों को उकसाने की मुख्य भूमिका किसकी थी। तो वो हो जाएगी साथियों जगदर की, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट जवाब आप सभी को बताना होगा। और ये भी अपना पहला चैप्टर सूरदास की झोपड़ी से ही लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कोई किसे कहते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। कोई साथियों कुमुद को ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। और आप सभी को पता है ये अपना दूसरा चैप्टर बिस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों चौथा क्वेश्चन की, सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिनार कर मेरे यानी कि मर जाता है, हिन हिनार कर मर जाता है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घोर कड़ाई हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है ये अपना चैप्टर होने वाला बिस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों क्या कहता है कि खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रमुख देन किसकी है। तो वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका की आपको बताना होगा। इसके बाद बात करें साथियों छठा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं साथियों, छठे का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जायसी आप सभी को बताना होगा, नहीं विद्यापति हो जाएगा साथियों, सॉरी गलती से हो गया, विद्यापति यहाँ पर राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, सातवां क्या कहता है कि
निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की है और रामचरितमानस भी तुलसीदास की है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद्मावत है वो कवि तुलसीदास की नहीं है। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो पद्मावत रचना है वो किसकी है, तो ये हो जाएगी साथियों कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगला 8वां क्वेश्चन की। क्या कहता है कि देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का गीत का नाटक पूछ रहा है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता है देवसेना का गीत स्कंदगुप्त से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अब मैंने आप सभी को एक ट्रिक भी बता रखी है याद करने की, देश नाम आप सभी को ध्यान में रखना है। दे से साथियों देवसेना का गीत और स से स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी देश के नाम को याद में रखना है। अब आप सभी को पता है दूसरा गीत होने वाला है इनका चंद्रगुप्त, और उसके अंदर लिया गया है साथियों कार्नेलिया का गीत। ठीक है, कार्नेलिया का गीत लिया गया था साथियों चंद्रगुप्त से, ये भी आप सभी ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें साथियों 9वां क्वेश्चन की। क्या कहता है कि किस मुनि को कुटज है वो कहा गया है? ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा अगस्त्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि दूसरा देवदास शीर्षक कहानी के रचनाकार है? तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ममता कालिया जी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि सांझा लघु कथा में पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, तो कौन हो जाएगा साथियों? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथी है वो आप सभी को बताना होगा। हाथी आप सभी यहाँ पर राइट जवाब बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों, ये देखो अपना अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से लिया गया है। क्या कहता है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी है? तो वो हो जाएगी साथियों उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है 13वां क्वेश्चन की एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथियों? फीचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। साथियों आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, 100% कहता हूँ। अगर आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 5 से 7 नंबर के आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां क्वेश्चन कहता है कि पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार होते हैं साथियों पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर, जिसको हम स्वतंत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्रकार हैं वो साथियों 3 प्रकार के होते हैं और जिनके नाम भी आप सभी को याद है वो कर लेने हैं। पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर, जिसको स्वतंत्र भी बोलते हैं। और जो आपका पिछली बार पेपर हुआ था 2024 उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप सभी याद कर लीजिए, क्वेश्चन किसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यूज करवा रहा हूँ तो ये आपको 2 नंबर के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, देखने को मिल सकते हैं भाई, देखने को मिल सकते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा होता है? तो क्या बताएंगे यहाँ पर आप सभी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथानक होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब बताएंगे। यहाँ पर देखो आपके 15 नंबर है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 6 फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन, और ये अपने व्याकरण से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि जिस काव्य रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित उठता है खालिस्तान गुण कहते हैं। तो कौन सा गुण हो जाएगा साथियों? यहाँ पर माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी बताएंगे। क्या बताएंगे? माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी को बढ़ना होगा। अब देखो एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है, अगर आप इतना लिखते हैं तब भी आपका जवाब है वो राइट माना जाएगा। ठीक है, आप सभी चाहो तो टॉपर की कॉपियां वो भी देख सकते हैं। मैंने 2 कॉपियां दिखाई आप सभी को जिनको 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही लिखते हैं और उनका तरीका है वो भी देख लीजिए आप लिखने का, जिसकी आपको वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि चित्त में तुरंत व्यापक होने वाली रचना को खालिस्तान गुण कहते हैं। तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे? इसका भी भर देंगे आप सभी माधुर्य गुण। ठीक है, इसके अंदर भी आप सभी माधुर्य भर देंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि कवित छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं साथियों? 31 वर्ण होते हैं। यहाँ पर आप सभी कितने भरेंगे? 31 यहाँ पर आप सभी को भरना होगा। इसके बाद बात करें साथियों हरि गीति का खालिस्तान सम छंद है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे इसके अंदर? यहाँ पर आप सभी भरेंगे मात्रिक छंद, मात्रिक सम। ठीक है, मात्रिक ये आपको भरना होगा, बस ओनली मात्रिक यहाँ पर आप सभी को भरना होगा। इसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि खालिस्तान अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, तो वो होता है साथियों प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। यहाँ पर आप सभी भरेंगे प्रतीप।
इसके बाद बात करें साथियों छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि जहां कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है वहां पर? विभावना अलंकार होता है, विभावना। ये आप सभी इसके अंदर भर देंगे। इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिली है 2 नंबर के अंदर। इसके बाद देखो साथियों आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर का एफिटित गद्यांश वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। 1-2 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आपको जवाब वो देने का प्रयास करना है, और इन सभी के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। आपको अच्छे प्रकार से ढूंढना है, 1-2 बार पढ़ना है। इसके बाद साथियों आपको एक देखने को मिलेगा एफिटित पद्यांश, जो कि आपको ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा, और इसको भी उसी प्रकार से पढ़ना है, और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। आशा करता हूँ आप सभी ये क्वेश्चन है वो कर लोगे। इसके बाद बात करते हैं हम खंड ब की, और खंड ब के अंदर साथियों आपको पता है 2-2 नंबर की क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो निर्देश वो दिया गया है कि 5 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन है, इनकी शब्द सीमा वो 40 शब्द होनी चाहिए, यानी कि 40 शब्दों से अधिक वो नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कितनी लाइन लिख सकते हैं इसके अंदर? 4 या 5 लाइनें, ठीक है। इससे ज़्यादा आप सभी को नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे साथियों? आप सभी को पता है जो बालक बच गया कहानी है वो शिक्षा से संबंधित है। इसका मूल प्रतिपाद्य यही है साथियों कि हमें शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र के बारे में पता होना चाहिए, यही इसका मूल प्रतिपाद्य होगा। यहाँ पर देखो बता रखा 40 शब्द, ठीक है। मैं यहाँ पर छोटे और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास है वो करूंगा। अगला छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहते हैं? देखो कूटज के माध्यम से हमें क्या संदेश है वो दिया गया। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो कूटज है निबंध वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है साथियों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि कूटज से हमें जीवन में धैर्य, आत्मसम्मान और खराब परिस्थितियों में भी अच्छे से जीना चाहिए, और कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करके आगे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि दिशा कविता वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो दिशा कविता लिखी गई है साथियों कवि केदारनाथ के द्वारा। अब देखो इसका मूल भाव किस प्रकार से लिखेंगे। दिशा कविता साथियों वो होने वाली है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। इसमें कवि ने बालक की दृष्टि और सहज समझ के महत्व को बताया है। आपको पता होना चाहिए कि साथियों जब कवि बच्चे को पूछता है कि हिमालय किधर है, तो बच्चे का जिस तरफ पतंग उड़ रहा था उसी तरफ वह बताता है कि हिमालय उसी तरफ है। तो आपको उसी प्रकार से बताना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि माघ महीने के आधार पर नागमती की विरह दशा का आपको वर्णन करना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि माघ महीने में नागमती की दशा है वो जाड़े से कांपते हुए पाले के समान उसका शरीर है वो खराब हो जाता है, यही आपको बताना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे? बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर आपको बताना है। ये भी आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं कि जो अपना चैप्टर होने वाला है बिस्कोर की माटी, इसके अंदर कई फूल ऐसे आए हैं जिनसे हमें क्या होता है लाभ मिलता है। तो आप सभी को बताता हूँ। एक तो साथियों आप सभी को पता नीम का पेड़ है, वो जो नीम की डालियाँ अपने पास रखने से क्या होता है मलेरिया की बीमारी है उसको दूर करता है नीम। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आप सभी को पता है जो सत्यानाशी का पेड़ है उसका दूध हम आँख में डाल लेते हैं तो आँख है वो ठीक हो जाती थी, यानी कि उसकी सोजन वगैरह कुछ ठीक हो जाती थी। तीसरा आप सभी याद रख सकते हैं साथियों जो बेर का फूल होता है, बेर का फूल उसके लगाने से जो ततैया खा जाता था तो वो ठीक हो जाता था। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर आपको समझाना है, लिखिए। तो क्या बता सकते हैं साथियों? क्योंकि आप सभी को पता है वर्तमान समय के अंदर लोग हैं वो औद्योगिक कचरा और खराब वस्तुएं, मरे हुए जानवर हैं वो नदियों के अंदर फेंक रहे हैं, जिससे नदियाँ क्या हो रही हैं प्रदूषित हो रही हैं। ये आपको यहाँ पर बताना होगा। देखो ऊपर बताया हुआ ना 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना है, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जितना ज़्यादा हो सके छोटे से छोटे शब्दों के अंदर आपको उत्तर बताना है। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ओज गुण को उदाहरण सहित समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ओज गुण है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जहाँ पर साथियों वीर रस पाया जाता है और पाठक को
प्रेरणा का अनुभव हो, वहां पर क्या पाया जाता है, ओज गुण पाया जाता है। तो ये आप सभी बताएंगे और इसका आप सभी को एक उदाहरण है वो बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताइए। यही क्वेश्चन आपको 2024 के एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो इसका राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अब ये भी आपने देखा भी था कि पत्रकार हम वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। जैसे कि पूर्णकालीन, एक होता है अंशकालीन और एक होता है फ्रीलांस पत्रकार, जिसको हम स्वतंत्र पत्रकार भी बोलते हैं। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन की बात करें, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समझाइए। तो साथियों, समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले लिखा जाता है, बाकी सब खबरों को घटते हुए क्रम में लिखना, उसको ही बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। यानी कि आप सभी को पता है, अखबार का जो पहला पृष्ठ होता है उसके अंदर जो मेन एडिंग होती है ना, सबसे पहले मोटे मोटे अक्षरों के अंदर छापी जाती है, मेन खबर होती है वो। इसके बाद घटते क्रम में छोटी छोटी खबरें हैं वो लास्ट के अंदर बताई जाती हैं। तो उसी को भी बोलते हैं साथियों उल्टा पिरामिड शैली। ये आप सभी ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि नाटक के प्रमुख तत्वों को आपको संक्षेप में लिखिए। तो नाटक के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा साथियों, एक तो कथानक हो जाएगा, ठीक है, एक तो अभी अभी आया ही था ये कथानक। तो दूसरा हो जाएगा पात्र हो जाएगा, एक तो पात्र हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों संवाद हो जाएगा, संवाद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक भाषा हो जाएगी। तो ये आप सभी इसके तत्व है वो ध्यान में रखें नाटक की। 2023 की बोर्ड एग्जाम के 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। आप चाहो तो प्रीवियस पेपर वो उठाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखो आपको 15वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साहित्यिक जीवन परिचय से संबंधित। यहाँ पर पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामचंद्र शुक्ल का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब होता है। तो जन्म होता है साथियों 1898 के अंदर, ठीक है, 1898 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, बंगाल के अंदर होता है साथियों, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात करें इसकी रचनाएं की, रचना कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि रचना हो जाएगी, एक तो परिमल हो जाएगी, परिमल हो जाएगी, एक साथियों गीतिका हो जाएगी, ठीक है, गीतिका हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों नए पत्ते हो जाएगा, नए पत्ते हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों बेला हो जाएगी, ठीक है, बेला हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों ये आप सभी को बताना है, अर्चना हो जाएगी, अणिमा हो जाएगी। ये आपको अच्छे प्रकार से ध्यान में रखना है, देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों बात करें इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है 1961 के अंदर। कब होती है, 1961 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ये मुक्त छंद के प्रवर्तक है वो माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। MCQs के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो इनका जन्म कब होता है साथियों, 1884 के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, यूपी के अंदर होता है, और यूपी के साथियों बस्ती जिले के अगोना गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद बात करें इसकी रचनाएं की, तो रचनाएं हो जाएगी एक तो चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि 4 खंडों में विभाजित है, 4 खंडों के अंदर विभाजित है साथियों, ये भी ध्यान में रखें, देखने को भी मिल सकता है MCQs के अंदर। इसके बाद बात करें साथियों रस मीमांसा, एक हो जाएगी जायसी ग्रंथावली, क्या हो जाएगी, जायसी ग्रंथावली हो जाएगी, एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और हो जाएगा साथियों भ्रमरगीत सार। ये आप सभी ध्यान में रखें किसकी रचनाएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं होने वाली हैं। इसके बाद बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1941 के अंदर होती है, ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु होती है 1961 के अंदर, और रामचंद्र शुक्ल की होती है 1941 के अंदर। तो ये ध्यान में रखना आप सभी। इसके बाद बात करते हैं साथियों खंड श है वो आपको देखने को मिलता है, और इसके उत्तर आपको 60 शब्दों के अंदर देने हैं, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बसंत आया कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों के अंदर लिखिए। ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, आप सभी कर लेना, चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं जानूं निज नाथ सुबाहु में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख है वो किया है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि शेर लघु कथा में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि यशस अराफात का व्यक्तित्व सहजता सरलता तथा सेवा भाव से ओतप्रोत था, गांधी नेहरू यशस अराफात पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। इसके बाद साथियों आपको 18वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती, पंक्ति के आधार पर सूरदास की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। सूरदास की झोपड़ी चैप्टर से ये लिया गया है। इसके बाद साथियों प्रकृति सजीव नारी बन गई है, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यता स्पष्ट कीजिए।
ये आपको 5 नंबर का देखने को, सॉरी 3 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको खंडदय, और खंडदय के अंदर आप सभी को पता है सप्रसंग व्याख्या देखने को मिलती है, और ये आपको टोटल है वो 5 नंबर की देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपके समक्ष आएगी गद्यांश की, इसके बाद आएगी पद्यांश की। तो देखो सबसे पहले आप सभी को पता है जब भी आप सप्रसंग व्याख्या करो तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सप्रसंग, 1 नंबर पॉइंट लगा दिया। इसके बाद आप सभी को लिखनी होती है व्याख्या, ठीक है। याद नहीं रहो तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले सप्रसंग, इसके बाद साथियों यहाँ पर लिखेंगे सप्रसंग, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या, इसके बाद लिखेंगे विशेष नीचे नीचे। तो इसके साथियों सप्रसंग लिखेंगे सबसे पहले, कि इसको आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लिया गया साथियों, देखो संभव ने गौर किया, ठीक है, पुलक रोम रोम खिल उठा, ठीक है, गुलाबी परिधान, इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरा देवदास से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? दूसरा देवदास से लिया गया है, दूसरा देवदास से ये लिया गया है, ये आप सभी ध्यान रखें। इसके रचनाकार कौन हो जाएगा, यानी कि इसकी लेखिका कौन है, तो वो हो जाएगी ममता कालिया, ममता कालिया, ये भी आप सभी ध्यान में रखें, ममता कालिया इसके रचनाकार हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपको लिखना होगा, देखो सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे किस प्रकार से, कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश आपको लिखाना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित दूसरा देवदास कहानी के रचनाकार ममता कालिया द्वारा रचित, सॉरी इसके अंदर इस प्रकार से लिखेंगे, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास से लिया गया है, और इसके अंदर इस प्रकार का वर्णन है वो किया गया है, ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। इसके बाद आप सभी लिखेंगे व्याख्या, यानी कि ये देखो 7 लाइनें हैं या 5-6 लाइनें जो भी हैं, इनको साथियों आपको 10 से 15 लाइनों के अंदर आपको लिख देना है, ठीक है, बड़ा कर देना, थोड़े बहुत अपने शब्द है वो जोड़ देना है। इसके बाद आप सभी को विशेष लिखना है, ठीक है, क्या लिखोगे? विशेष, 1-2 पॉइंट इसमें से उठा देना और बाकी आप सभी लिख देना कि भाषा सरल सहज प्रभावशाली है, इसके अंदर संभव के बारे में बताया गया है, ये आप सभी इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद देखो आपको अथवा के अंदर ये भी देखने को मिलेगा, अगर आपको ये नहीं लगता कि मेरे को इस चैप्टर का नाम और इसके लेखक का नाम नहीं याद आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि देखो धर्म का रहस्य जानने के प्रति मनुष्य न करे। अब ये हो जाएगा साथियों अपना घड़ी के पुर्जा, जो कि सुमेरिनी के मन के चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक हो जाएगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आप सभी को पता होना चाहिए, और उसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले सप्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। अब देखो यहाँ पर देखने को मिलता है पद्यांश, और इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये भी आपको टोटल 5 नंबर का देखने को मिलेगा। गद्यांश की जगह पर आपको पद्यांश जरूर लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है साथियों विद्यापति की पदावली से, ठीक है, किससे लिया गया है? विद्यापति की पदावली से लिया गया है। अब देखो विद्यापति की पदावली से लिया गया है, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, और इसको भी साथियों उसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद बात करें साथियों अथवा की, तो अथवा के अंदर लिया गया है साथियों देवसेना का गीत से, ठीक है, देवसेना का गीत से ये लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ये आप सभी ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए, देखने को भी मिल सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्न से संबंधित, और देखो यहाँ पर क्या पूछा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 400 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखना है, जो कि आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगी। 400 शब्दों के मतलब 3.5 पेज, मिनिमम से मिनिमम 3.5 पेज तो आपको लिखने ही होंगी। तो पहला निबंध है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा साथियों आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, तीसरा निबंध है अपना वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा, और चौथा हो जाएगा मेरा प्रिय कवि। तो आप इन चारों में से कोई सा भी निबंध है वो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और जिनमें से आपको 3.5 पेज है वो भरना है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी ये क्वेश्चन है वो कर लोगे, और ये पेपर साथियों आपको बताना है कैसा है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की, और आप सभी साथी ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का, और आप सभी को पता होगा कि आपका पेपर वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम में इस पेपर में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये पेपर हूबहू देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे, ये अपनी गारंटी होने वाली है। और हमने 1-2 पेपर और भी डाल रखे हैं, वो भी आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को रोल नंबर लिखने होते हैं। इसके बाद साथियों बात करें, आप सभी को पता होगा कि पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है
वो दिया जाता है। पूरा पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलता है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद साथियों आपको देखने को मिलता है खंड ए। अगर साथियों आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ आए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर खंड ए है वो जरूर लिखना, ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे। और हाँ साथियों, आप सभी ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होती। और खंड ए के अंदर आपको MCQs के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और साथ में आपको जवाब देते हुए भी चलना है, ताकि आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा है। ये कहता साथियों कि रसयुक्त वाक्य को काव्य किसने कहा है। तो बिल्कुल साथियों ये कहा है विश्वनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है दूसरा। ये क्या कहता है कि हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हरिगीति का छंद की, और मात्राएं की बात हो रही है प्रत्येक चरण की। तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 मात्राएं होती है। अब आप सभी को साथियों ये भी पता होना चाहिए कि जो हरिगीति का छंद है वो किस प्रकार का छंद है, ये भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो वो हो जाएगा साथियों सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है साथियों, सममात्रिक छंद होने वाला है। ये भी आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब साथियों बात करें, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इसके ऊपर यति कहाँ पर लगती है। तो 16 और 12 के ऊपर यति है वो लगती है, यानी कि विराम बोलते हैं यति को। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। एक होता है साथियों गीति का छंद। कौन सा छंद होता है, गीति का छंद होता है। तो गीति का छंद के अंदर लगती है साथियों 14 और 12 के ऊपर लगती है। कितने पर लगती है, 14 और 12 पर यति लगती है। ये भी आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे आप सभी को। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित है। तो वो जगह साथियों अखबार। अब देखो कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना माध्यम है। तो वो जगह साथियों मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम। ये आप सभी याद रखना, सबसे पुराना माध्यम है ये। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना। चौथा क्वेश्चन कहता है कि मीडिया की भाषा में समाचार को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है साथियों स्टोरी कहाँ पर जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो पांचवा क्या कहता है साथियों कि समान शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर होता है साथियों यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अब देखो इसकी आप सभी को परिभाषा है वो भी याद कर लेनी है। और साथियों आप सभी को जितने भी अलंकार दिए हुए हैं अपने सिलेबस के अंदर सभी के आपको परिभाषा और एक एक उदाहरण है वो याद होना चाहिए। एग्जाम में 100% इनमें से आपको एक क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि सरोज स्मृति गीत किसकी स्मृति में लिखा गया है। तो वो लिखा गया है साथियों निराला की पुत्री के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि केशवदास किसकी उदारता का बखान करने में कवि को असमर्थ मानते हैं। तो वो मानते हैं साथियों सरस्वती की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है साथियों कि इस शहर में बसंत अचानक आता है पंक्ति में किस शहर की बात है वो की जा रही है। तो आप सभी को पता है बसंत आया चैप्टर के अंदर बसंत बनारस की बात है वो की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि बसंत आया चैप्टर है वो रघुवीर साई जी का लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि प्रेम गण की छाया स्मृति पाठ के लेखक होने वाले हैं। तो वो हो जाएगा साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, और ये किस विद्या के अंदर लिखा गया है। तो संस्मरणात्मक निबंध है वो लिखा गया है। ठीक है, इसकी विद्या कौन सी है, संस्मरणात्मक निबंध होने वाली है। ये भी आप सभी याद रखना। और हाँ साथियों आप सभी को सभी चैप्टरों के अंतरा की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, अंतरा की। सभी चैप्टरों के नाम और उनके कवि और लेखक के नाम है वो आप सभी को याद है वो कर लेने हैं। ठीक है, एग्जाम में आप सभी को पता है कि एक आपको 100% व्याख्या देखने को मिलेगी, एक तो पद्यांश से देखने को मिलेगी और एक आप सभी को गद्यांश से देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले 100% के अंदर लिखना होगा कि चैप्टर का नाम भी याद होना चाहिए और एक आपको उसके लेखक का या कवि का नाम भी याद होना चाहिए, तभी आप सभी 100% वो कर पाएंगे। और टीचर होता है वो सबसे पहले आप सभी की 100% व्याख्या ही देखता है कि किस प्रकार से आपने लिखी है। अगर आप सभी उसके अंदर ही चैप्टर का नाम और कवि का नाम है वो गलत लिख देंगे तो आप सभी को पता ही है कि टीचर है वो क्या सोचेगा, क्या नंबर देगा आप सभी को। तो इसीलिए कहता हूँ व्याख्या के अंदर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन
सह प्रतिशत के अंदर वो ये 2 पॉइंट ही देखता है और उसी के आधार पर आपको नंबर है वो मिलने वाले हैं। तो इन सभी को याद कर लेना। और अंतराल के अंदर आप सभी को पता है 3 या 4 चैप्टर हैं, उन सभी के जो लेखक हैं उनके नाम याद कर लेना। एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है उनसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि बालक बच गया पाठ में, बालक ने इनाम में क्या मांगा है, तो वो जगह साथियों लड्डू मांगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अगला 11वां क्वेश्चन कहता है कि संवंध्या कहानी में संवंध्या किसका संदेश लेकर गया था, तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़ी बहुदिया का। और आप सभी को पता है संवंध्या कहानी है, इसके लेखक हो जाएगा साथियों फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएगा, ये भी आप सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो वो लगाई थी साथियों भैरव ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। आगे बात करते हैं फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। यह दीप अकेला खालिस्तान स्नेह है, इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे, स्नेह है आप सभी को भरना होगा। इसके बाद साथियों बात करें अरुणीय है मधुमेह देश हमारा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी, क्या बोलेंगे इसके अंदर आप सभी, ठंडी हो चुकी थी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि स्वरूप के भाई का नाम भूप था, क्या था, भूप था। मधुरता का भाव जहाँ प्रकट हो वहाँ पर खालिस्तान गुण होता है, तो कौन सा गुण होता है साथियों, तो वो हो जाएगा माधुर्य गुण होता है, ठीक है। माधुर्य गुण की परिभाषा याद कर लीजिए। छठा क्वेश्चन की छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार तो हो जाएगा मात्रिक और दूसरा है वर्णिक, ये भी आप सभी याद रखना। कितने प्रकार होते हैं छंद के, 2 प्रकार होते हैं, एक तो मात्रिक और दूसरा वर्णिक छंद होने वाला है, याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से 10 तक के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 10 शब्दों के अंदर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहता है कि काव्य दोष की परिभाषा लिखिए, तो आप सभी क्या बताएंगे, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि काव्य दोष किसे कहते हैं, वहीं इसकी परिभाषा होगी। तो आप सभी को मैं बताता हूँ कि वे तत्व जो काव्य के अर्थ को समझने में बाधा डालते हैं उन्हें बोलते हैं साथियों काव्य दोष, ये आप सभी को लिखना होगा। यहाँ पर देखो 10 शब्द ही बता रखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखने, आप सभी को 10 या 20 लाइनें लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो आप सभी को मैंने अभी भी बताया था प्रिंट माध्यम, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप सभी याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि युधिष्ठिर के सामने कौन भागता है, तो कौन भागता है, कुत्ता भागता है साथियों, कौन भागता है, कुत्ता भागता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि माता कौशल्या राम की किस वस्तु को निरखती थी, तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे कि राम की एक तो बचपन की जो छवि यानी कि जो फोटो होती थी वो देखती थी और उसके पैरों की छोटी छोटी जूतियाँ वो देखती रहती थी राम की माता, जिसका नाम है कौशल्या। अगला 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन पश्चात प्रयाग संग्रहालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, तो इसके अंदर आप सभी क्या बोलेंगे, सीताराम को सौंपी थी। किसको सौंपी थी, सीताराम को सौंपी थी, आप सभी को याद रखना है। देखो बल्कि ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है वैसे तो, लेकिन जानकारी के लिए देख सकते हैं आप सभी। छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि संवंध्या कहानी में संदेश देने वाले का क्या नाम था, तो संवंध्या कहानी की बात हो रही है तो वो जगह साथियों हरगोविंद, कौन था जिसका नाम था, हरगोविंद नाम था, जिसे हम संवंध्या कहानी पढ़ते हैं इसके ऊपर ही। 7वां क्वेश्चन दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का नाम क्या था, तो आप सभी को पता होगा पारो नाम था उसका, क्या नाम था, पारो नाम था साथियों, ये भी याद रखना। अगला 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भूप सिंह की पत्नी ने किस नदी में कूदकर आत्महत्या की थी, तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे 8वें के अंदर, तो आप सभी को भरना होगा गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के अंदर कूदकर हत्या करती है भूप सिंह की पत्नी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि हाथीपाला नाम क्यों पड़ा, तो इसके अंदर आप सभी लिखेंगे साथियों कि जहाँ वहाँ पर साथियों नदी को पार करने के लिए हाथी को रास्ते में लाया जाता था और इसी कारण से साथियों वहाँ का नाम है हाथीपाड़ा पड़ता है। और किस चैप्टर से लिया गया है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता चैप्टर से लिया गया है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि सूरदास के पैसों की थैली किसने चुराई थी, तो ये चुराई थी साथियों भैरव ने, किसने चुराई थी, भैरव ने चुराई थी, ये भी आप सभी याद रखना।